नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देख रहे हैं आवर मिशन। यह वीडियो विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से संबंधित है। सबसे पहले मैं 3 बिंदुओं पर आज चर्चा करूंगा। एक, आज क्या कुछ पेपर में नियोजन संबंधित अपडेट है। दूसरा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था नियोजन इकाई से। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल है, बहुत सारे अभ्यर्थियों की सस्पेंशन है, क्या आखिर क्या होने वाला है, उन सारी सवालों को लूँगा एक एक करके। और तीसरा, नियोजन इकाई पर जाने से पहले या जाने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना है, उन सारे सवालों को एक एक करके मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले पेपर का कटिंग लेते हैं। क्या कुछ आज अपडेट है। कह रहा है अनुपस्थित अभ्यर्थियों की द्वारा काउंसलिंग नहीं। वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश नियोजन इकाई पर उपस्थित नहीं हो पाए या समय पर नहीं गए, जिनकी अनुपस्थित घोषित कर दिया गया, वो अभ्यर्थी जो है द्वारा जब काउंसलिंग होगा दूसरा डेट में, उसमें इन सीटों को जोड़कर भी उसमें काउंसलिंग किया जाएगा। उसमें इस अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा जिसका टॉप में नाम था और वह एब्सेंट हो गया है। ठीक है, क्या कुछ डिटेल है। कह रहा है कि शिक्षक नियोजन के लिए सोमवार को आयोजित काउंसलिंग के बाद आधी से अधिक सीटें खाली रह गई। यह सरकार की विडंबना है। इतनी सारी भीड़, जहां एक सीट पर हजारों हजार विद्यार्थी थे, फिर भी वहां आधे से अधिक सीट खाली रह गए हैं। आप समझ रहे होंगे। कह रहा 35 रिक्त पदों पर 13 शिक्षकों की चयन हो पाया। अब उनको प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत उसको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार रिक्त सीटों पर अगले चरण की काउंसलिंग में दूसरे मेगा सूची में शामिल अभ्यर्थियों भाग लेंगे। यानी जो दूसरा काउंसलिंग होगा उसमें उससे कम मेरिट वाले अभ्यर्थी जो है उसमें भाग लेंगे। वही पहली मेगा सूची में नाम होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरी काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी, जो मैं कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, आगे क्या कहता है जो हाईलाइट में है। करेक्ट, काउंसलिंग में आधे से अधिक सीटें रह गई खाली। 13 शिक्षकों का हुआ चयन, 35 में 13 का चयन हुआ। रिक्त सीटों पर अगले चरण की काउंसलिंग में दूसरे मेगा सूची वाले विद्यार्थियों को उसमें भाग ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि सोमवार को राजधानी में 3 केंद्रों पर काउंसलिंग आयोजित की गई, यानी पटना में, जिसमें 52 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। चलिए, यह तो पेपर से अपडेट था कि जो अभ्यर्थी एब्सेंट हो गए हैं वो द्वारा काउंसलिंग में जो इस रिक्त पदों को जोड़कर काउंसलिंग हो उसमें वो भाग नहीं ले पाएंगे। जिनका मेगा सूची कम है उनको मौका मिलेगा। चलिए, थोड़ा सा शुभ संकेत है। जिनका मेगा सूची कम है उसके लिए शुभ संकेत है। और क्या कुछ पेपर में है। कह 11 मूल प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। आपको बता दें कि क्या क्या मूल प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। एक एक करके उस पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आप क्या क्या लेके जाएंगे। मैट्रिक का 1 नंबर पर मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। अगर मूल प्रमाण पत्र ना होगा तो आप प्रोविजनल लेके जा सकते हैं। दूसरा, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र, इसमें भी वही ऑप्शन है। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल लेके जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर पर, अगर आप स्नातक शिक्षक हैं के लिए अप्लाई किए हैं तो बीए या बीएससी का, ठीक है, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसमें वो कंडीशन है, अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप प्रोविजनल प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पर आपका प्रशिक्षण वाला जिसका डीएलएड है वो डीएलएड का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। जिसका बीएड है वो अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। और जहां मूल प्रमाण पत्र जिनका नहीं है वो प्रोविजनल लेके जाएंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट, आपको सीटेट, जिसको पत्रता परीक्षा कहते हैं, सीटेट या बीटेट है, उसको आप मूल प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। बीटेट में केवल एक ही मिला है तो आप एक लेके जा सकते हैं। ठीक है। एडमिट कार्ड कहीं खोजा नहीं गया है। एक का सवाल था कि एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड खोजा नहीं गया है, लेकिन आपके पास अगर एडमिट कार्ड है
पात्रता परीक्षा का, तो एडमिट कार्ड लेकर रखे रहेंगे अपने पास। यहाँ तक कि मैं सलाह देता हूँ कि बीए या बीएससी का 3 साल का जो मार्क्स है वो अपने पास रख लें। ज़रूरत पड़े मांगे तो दीजिए, नहीं ज़रूरत पड़े तो नहीं दीजिए, ऐसे मांगा नहीं गया है। और क्या ज़रूरत है, निवास सर्टिफिकेट और जातीय सर्टिफिकेट। आय पहले मांगा गया था लेकिन अब आय को नहीं बोला गया, लेकिन अगर आपके पास है तो लेके जाइएगा, क्योंकि नियोजन इकाई अपना रूल रेगुलेशन लगा देता है। एक जगह का न्यूज़ है, आपको बता देता हूँ कि किसी भी अभ्यर्थी से नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मांगा गया। और आपको बता दें कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जिसको ओबीसी को में नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आता है, वह सेंट्रल लेवल पर लागू होता है। आपको गवर्नमेंट लेवल पर जातीय आवासीय आय दे दीजिए, वही उसका होगा। लेकिन ये अपना मन से जोड़ के उन्होंने मांगा, अभ्यर्थी को वंचित कर दिया। तो अगर आपके पास पुराना ओबीसी भी है तो उसको भी लेके जाएंगे। एक आपके पास आईडी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, जो भी उसमें आपका फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ नाम मेंशनिंग हो। इतना कागजात जो है आपको ज़रूरी है। इसके अलावे आपके पास जो भी कुछ हो उसका थोड़ा अपने पास रख के जाएंगे। मैंने किसी कहने का मेरा मतलब है कि किसी भी प्रकार का कमी महसूस नहीं हो अपने आप में। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट से संबंधित जिनका सवाल था उनको यह प्रश्न हो गया होगा। चलिए, अब कल मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में सवाल आ रहे थे और बहुत सारे अभ्यर्थी ने हमसे सवाल भी किया था। मैं उनका कुछ नाम भी लेना चाहता हूँ। एक निशांत फातिमा है, उन्होंने पूछा था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा सर। तो आज निशांत फातिमा जी, आप कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बारीकी से चर्चा कर दिया हूँ। आपका सवाल क्लियर का प्रश्न का उत्तर हो गया है। एक अफनान फारनीन थे, उनका सवाल था कि सर मेरे फादर्स के नेम में गलत है, मैं क्या करूं? आप जितना जल्द हो एफिडेविट कोर्ट से करवा लीजिए। बस छोटा मोटा वकील पकड़िए और एक बोलिएगा कि हम काउंसलिंग में जा रहे हैं, मेरा पिताजी का नाम गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आराम से इजली वे में एफिडेविट करके देगा। बिना एफिडेविट का नहीं जाइए, चूँकि नियोजन इकाई वाले अपना मन से बहुत नियम कानून लगा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ज़रा सा भी आपकी गलती महसूस, कमी कुछ महसूस होगा, आपको छांटने का वो प्रयास करेगा। इसलिए अपने आप में एकदम स्ट्रॉन्ग बन के जाएँ। ठीक है। एक प्रभात जी हैं, उनका प्रभात कुमार का प्रश्न था कि 6 to 8 में मैथ साइंस सब्जेक्ट में बीएड भी इंजीनियरिंग भी माने क्या? तो मैं बता देता हूँ कि अभी तक मेरे हिसाब से मैथ और साइंस में इंजीनियरिंग वालों को तो नहीं लिया गया है। अब +2 के टीचर के बारे में तो नहीं कहता हूँ, हाई स्कूल +2 में, लेकिन 6 to 8 में ऐसा मान नहीं है। एक अभ्यर्थी तो उनका सवाल था कि एक सीट पर कितने का काउंसलिंग होता है? तो मैं बता दूं कि एक सीट पर एक ही अभ्यर्थी का काउंसलिंग होता है, लेकिन चूँकि जिनका चयन हो गया उसका डॉक्यूमेंट 5-6 बजे तक अपने पास रखता है। एक ऑफिसर जो है उन लोग शाम को आते हैं, जैसे जिला मजिस्ट्रेट हो गए, शिक्षा पदाधिकारी हो गए, इन सब लोग आएंगे, उसका डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और फिर उसको एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। फाइनली एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उसको नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी, तब उसकी नौकरी पक्की मान जाती है। तो ऐसे में कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी का डॉक्यूमेंट वहाँ जाके भी गलती हो पाता है। इसके चलते एक सीट पर उनसे 1 या 2 का काउंसलिंग कराया जाता है। हम जहाँ गए थे वहाँ 2 सीट था और 2 के बाद ऑप्शन दिया गया था कि अगर कोई है अभ्यर्थी तो कराना चाहते तो करा ले। लोग कोई कराया नहीं, चूँकि शाम तक रुकना पड़ता था, इसलिए एक सीट पर अभ्यर्थी का एक ही का चयन होगा, लेकिन वो अपने हिसाब से एक आध का काउंसलिंग कराता है कि वाई दफ़े उसका डॉक्यूमेंट में गलती हो तो आपका मौका मिल सके। तो वो ऐसे अभ्यर्थी जिनका ऊपर से पायदान उसके नीचे 1-2 के अंदर में, वही ना कराएंगे, लास्ट वाला क्यों कराएंगे? शाम को 5 बजे तक डॉक्यूमेंट भी जमा हो जाएगा, बैठना पड़ेगा। तो उनका भी सवाल का प्रश्न क्लियर हो गया। एक जो है लक्ष्मण जी का सवाल था कि सर 1 to 5 में, यह उनका सवाल था कि 1 to 5 जो अनीता गुप्ता का सवाल था,
कि 1 to 5 जो बक्सर ज़िले का 1 to 5 का काउंसलिंग 8 तारीख को है। क्या 8 का नहीं है बाबू, आपको प्राइमरी टीचर का जो काउंसलिंग है बक्सर ज़िला में वो 12 तारीख को है। ठीक है। एक का सवाल था अभ्यर्थी का कि स्कोर किस आधार पर निकलता है, रंजित गुप्ता है, उनका सवाल था कि सर स्कोर किस आधार पर निकलता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप स्नातक शिक्षक के लिए अप्लाई किए 6 to 8 के लिए, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक याद रखिएगा, 1 नंबर में मैट्रिक का मार्क्स का परसेंटेज है वो, दूसरा में इंटरमीडिएट का परसेंटेज, और तीसरा में ग्रेजुएशन जिसको हम लोग BA या BSc कहते हैं इसका परसेंटेज। परंतु याद रखिएगा इसमें सब्सिडी जो 1500 का नाम है उसका परसेंटेज निकलता है। ठीक है। और चौथा नंबर पर B.Ed है तो B.Ed और नहीं तो D.Ed है तो D.Ed, इसका परसेंटेज। इन चारों का जोड़कर 4 से डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए चारों जोड़ने पर आपका 70% आया, और अगर आपका पात्रता परीक्षा में 90 और 100 के बीच में है तो प्लस 2 मार्क्स मिल जाएगा, 100 से 110 के बीच में है तो 4 मार्क्स। इस तरह से बोनस पॉइंट मिल के जोड़ने के बाद मान लीजिए कि उसका 2 मिला तो हो गया कितना 72, तो 72 उसका मेगा सूची हो गया। मैंने चारों साल का जोड़ के 4 से भाग देंगे और 2 आपका या 4 जो हिसाब से आपका बोनस पॉइंट जुड़ जाएगा, वही आपका मेगा सूची हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है 1 to 5 वाले के लिए। 1 to 5 में क्या है कि इसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन नहीं जुटेगा। B.Ed है तो B.Ed, C.Ed है तो B.Ed है तो B.Ed और D.Ed है तो D.Ed, केवल स्नातक स्तर का विषय का परसेंटेज छूट जाएगा और वो तीनों जोड़ के इसमें 3 से भागा देंगे। ठीक है। और जो आपका मेगा सूची आएगा उसमें आपका B.Ted और C.Ted का बोनस पॉइंट जोड़ के उसका मेगा सूची बन जाएगा। ठीक है। डाउट क्लियर हो गया होगा। एक नीतीश कुमार का सवाल था कि सर बक्सर में कल जिसका चयन हुआ है सतीश रंजन का 6 to 8 में, जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में सतीश रंजन का चयन हुआ है 6 to 8 क्लास में, तो सर सतीश रंजन का तो D.Led ने किए थे, तो क्या D.Led 6 to 8 में मान होता है? आपको बता दूं कि D.Led 1 to 5 में मान होता है, परंतु अगर D.Led करने के साथ साथ अगर वो BA या BSc ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो वह 6 to 8 के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और यह सतीश रंजन आपको स्नातक भी किए हुए थे, इसलिए इनका 6 to 8 में चयन हो गया। ठीक है। तो अगर आप D.Led किए हैं और स्नातक हैं तो 6 to 8 के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी 1 to 5 और 60 के लिए 8 के लिए भी आप टीचर बन सकते हैं। तो करीब करीब जितना विद्यार्थी का मेन डाउट पॉइंट था सब क्लियर कर दिए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। और तीसरा पॉइंट को हम चलते हैं कि नियोजन इकाई पर क्या सावधानी बरतनी है। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि सबसे पहले 11:30 बजे नियोजन इकाई शुरू होती है। 11:30 बजे, कितना बजे? 11:30 बजे नियोजन इकाई में आपका नाम पुकाराना बंद हो जाता, चालू हो जाता है 11:30 में। सबसे पहले आपको एनी हाउ नियोजन इकाई पर 11 बजे आपको पहुंच जाना है। आराम से पहुंच के पानी पी लीजिए। ठीक है। रिफ्रेश हो जाइए एकदम आराम से। अब वहाँ नियोजन इकाई में 50-50 की संख्या में, जिसको मान लीजिए 1 से 50 तक मेगा सूची आ रहा है, उसको एंट्री करवा लेते हैं रूम में। ठीक है। मैं अपना शेयर कर रहा हूँ जहाँ हम देखे थे। उसके बाद एक एक करके नाम पुकारा शुरू हो जाता है। जैसे एक अभ्यर्थी का मान लीजिए कि रंजन कुमार है तो रंजन कुमार, एक में रंजन कुमार 3 से 4 बार पुकारते हैं। अगर आप उस टाइम उपस्थित है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट थोड़ी देर के रुक के 2 मिनट और नेक्स्ट पॉइंट वाले को पुकारा जाता है। ठीक है। इसलिए आप जरा सा भी 11:30 से मिस कर देंगे और आपका नाम पुकारा जा चुका है तो अभ्यर्थी आपको दोबारा एंट्री नहीं होने देगा। कल हमारे सेंटर पर हुआ है, जो टॉप 1 वाले थे मात्र 15 मिनट लेट आए थे और वो अपना नौकरी से वंचित हो गए हैं। तो जिनको जो भी नियोजन इकाई में जा रहे हैं समय का बहुत ख्याल रखें, एनी हाउ 11 बजे आप उपस्थित हो जाएं। दूसरी बात, सभी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल एक जगह और उसका 2 फोटोकॉपी का 2 सेट बना लीजिए। एक सेट में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन इस तरह से सरिया के और दूसरा में उसी तरह से सरिया के और पिनअप करके अपने पास रख लीजिए। यानी फुलफिल तैयारी से जाइए आप। ठीक है दोस्तों, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है
सब डॉक्यूमेंट उसको लेके जाइए, जो हम जितना मांगा गया है उससे भी ज़्यादा लेके जाइए, मैंने कोई कमी नहीं छोड़िए। तो यह जो आपको मेन पॉइंट है, जिन जो नियोजन इकाई में जा रहे हैं उसके लिए यह समझने की बात है। मेन पॉइंट, इस बात को ख्याल रखें, ठीक है। तीसरी पॉइंट, जो कल का न्यूज है कि जो गलत तरीके से, फर्जीवाड़े तरीके से फार्म फिलअप किए हैं, मान लीजिए किसी तरह से मेगा सूची में ज़्यादा नंबर आ गया है या गलत तरीके से एडिट करके वो अप्लाई कर दिए हैं, तो उससे नम्र निवेदन है कि कृपया आप ना जाएं, ऑन स्पॉट वहाँ FIR हो रहा है, आपको जेल भेज दिया जा रहा है। कल की न्यूज़ बता दूं, नालंदा जिला में, ठीक है, 15 अभ्यर्थी फर्जी पकड़ाए गए हैं और मधुबनी में 3 अभ्यर्थी फर्जी पकड़े गए हैं, ठीक है। तो जो किसी गलत तरीके से फॉर्म फिलअप कर दिए थे वो नहीं जाएं, बेहतर होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर FIR होगा और हो सके जेल तो होगा ही, और कुछ समय के लिए हो सके आपका भाई टीचर संबंधित तो उसमें हो सके योगदान करने के मना किया जाए, कुछ वैसा प्रावधान है, इसलिए आप सतर्क रहे। गलत तरीके से भरें तो नहीं जाएं। इस प्रकार इस वीडियो में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से संबंधित जितने भी डाउट होंगे मैं एक एक करके क्लियर कर दिया हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपका मन में सवाल कोई डाउट है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जितना शेयर कर सकते हैं, चूँकि नियोजन कराने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर नहीं आते हैं।